Alright, so hello everyone and welcome back to the online platform of Commerce Wiz, and this is me Pallavi again here with you all to continue with the accidents and safety वाला part. हम काफी समय से इसको पढ़ रहे हैं and we have looked into all these sections. हमने बहुत सारे parts की already बातें कर ली हैं, ठीक है. We have also looked into क्या क्या देख लिया भाई. पावर उनके पास होती है सैंपल्स कलेक्ट करने की, दैट वाज सेक्शन 91. सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल अगर हेल्थ सर्विस कर रहे हैं, दैट वाज सेक्शन 91A. ठीक है. सो नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट प्रोविजंस रिलेटेड टू हैजार्डस प्रोसेसेस. अगर एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर की काम जो हो रहा है वो हैजार्डस है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हम क्रिएट करेंगे, हम किस किस तरह की कमिटीज को असाइन करेंगे, हम ऐसी कौन कौन सी कमिटीज बनाएंगे, जैसे कि साइट अप्रेजल कमिटी हो गई या फिर इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर हो गया बाय द ऑक्यूपायर, ठीक है, हम इंक्वायरी कमिटी यहाँ पे बैठाएंगे. उसके बाद हम इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स लगाएंगे. परमिसिबल लिमिट क्या है एक्सपोजर की किसी भी केमिकल की, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वर्कर का पार्टिसिपेशन क्या होता है मैनेजमेंट में, ठीक है. तो ये सारी कुछ कमिटीज होंगी, ये सारी कुछ तरीके होंगे जिनको हम फ्रेम करने की कोशिश करेंगे. साथ में हम ये बातें करेंगे कि अगर साइट अप्रेजल कमिटी है या फिर इंक्वायरी कमिटी है तो इसमें कौन कौन लोग होंगे, उनका काम क्या होगा, क्या वो एडिशनल चीजें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो इन सब चीजों को यहाँ पे हम थोड़ा सा गौर करके देखेंगे. ऑलराइट, नाउ प्रोविजंस रिलेटेड टू हैजार्डस प्रोसेसेस, ये कब इंसर्ट हुआ था, ये इन दी एक्ट इंसर्ट हुआ था अंडर अ न्यू चैप्टर बाय दी फैक्ट्रीज एक्ट. ये एक न्यू चैप्टर जिसकी आप बात देख रहे हो ना, प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजार्डस प्रोसेसेस, जब इसकी बात कर रहे हो आप तो इट वाज इंसर्टेड इन दी एक्ट अंडर अ न्यू चैप्टर. एक न्यू चैप्टर बना दिया गया था और उसका नाम क्या था, फैक्ट्रीज अमेंडेड एक्ट 1987. ठीक है, ये एक न्यू चैप्टर के थ्रू इंसर्ट करेंगे थे क्या चीज, हम ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस बनाएंगे अगर हम हैजार्डस प्रोसेसेस पे काम कर रहे हैं. ऑल राइट, नाउ विच ऑल्सो अमेंडेड वेरियस सेक्शन. अब जब ये पर्टिकुलर चैप्टर इंसर्ट कर दिया गया है तो हमारे जो प्रिंसिपल एक्ट था ना, उस जो मेन एक्ट था ओरिजिनल, उस पे भी कई सारे चेंजेस आए, मतलब वहां पर भी उस पे भी असर पड़ा था, वो भी अमेंड हो गया था. एंड एडेड मेनी न्यू सेक्शंस दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस. अब देखो क्या क्या यहाँ पे सबसे बड़ी बात है समझने की कि जब ये प्रोविजंस रिलेटेड टू हैजार्डस प्रोसेसेस, जब ये एक न्यू चैप्टर की तरह से एक्ट में ऐड हो गया तो ऐसे क्या क्या चेंजेस आ गए थे, कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुआ था. हाँ, तो यहां पे देखेंगे द अमेंडिंग एक्ट ऑल्सो इंसर्टेड 2 न्यू स्केड्यूल्स. भाई क्या कर रहा है यहाँ पर, 2 न्यू स्केड्यूल को इस अमेंडिंग एक्ट में इंसर्ट कर दिया है आपके फैक्ट्रीज एक्ट में. और वो 2 न्यू स्केड्यूल्स किस बारे में बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखो क्या बोल रहा है, हम लिस्ट आउट करेंगे. हम क्या लिस्ट आउट करेंगे, वो सारे प्रोसेसेस जहां पे हैजार्डस काम हो रहा है. ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर हैजार्डस, जहां पे ऐसा खतरनाक खतरे का काम हो रहा है, जहां पे वर्कर की हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनको बॉडीली इंजरी हो सकती है. ठीक है, तो वहां पे क्या है कि ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लिस्ट आउट कर देंगे. पहले तो आपको बताना जरूरी है कि ये ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जहां पे हैजार्डस प्रोसेसेस इज बीइंग कैरिड आउट, यहां पे ऐसे कुछ खतरनाक काम हो रहे हैं जो कि वर्कर की हेल्थ के लिए सही नहीं हो सकता इन द फ्यूचर. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट हम किस बारे में बातें करेंगे, परमिसिबल लेवल के बारे में बातें करेंगे. मतलब कि ऐसा कौन सा परमिशन आपने दी है, परमिट कितना लेवल तक आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस की जब आप बात कर रहे हो वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो आप किस लेवल तक उनको परमिशन दे सकते हो कि आप उस केमिकल का इस्तेमाल करो. क्योंकि अगर आपने केमिकल को इस्तेमाल करने की लिमिट नहीं बताई और एक्सेसिव लेवल पे इस्तेमाल हो गया, तब तो उनकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो वर्किंग एनवायरनमेंट में किस लेवल तक आपको परमिट करना है ये बताया. व्हाट वर द 2 थिंग्स, सबसे पहले उन्होंने बताया कि हैजार्डस प्रोसेसेस किन किन इंडस्ट्रीज में है, उनको हम क्या करेंगे, लिस्ट आउट कर देंगे. साथ में हम ये बातें करेंगे कि केमिकल सब्सटेंसेस की अगर हम बातें कर रहे हैं तो उनका लिमिट कितना है. ठीक है, किस लिमिट तक वो काम कर सकती है या फिर उनका इंक्लूजन हो सकता है. चलो, द न्यू प्रोविजंस जो है हैजार्डस प्रोसेसेस, ये किस चीज से रिलेटेड है. देखो मैंने अभी पहले आपको बता दिया, ये किसके बारे में बात करेंगे भाई, साइट अप्रेजल कमिटी. जब भी आप कोई काम शुरू करने जाते हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन आप शुरू करते हो या फिर कोई फैक्ट्री सेटअप करते हो तो उसकी साइट, उसको भी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, क्या ये सही जगह पे सेटअप हो रही. ठीक है, सो फॉर दैट वन कमिटी वुड बी सेटअप. नाउ कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर. अभी चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जो भी तरह के खतरे हो सकते हैं
या फ्यूचर में हो सकता है, सो दैट यू हैव टू टेल इट टू योर वर्कर्स, टू द पीपल, टू द सोसाइटी वेयर योर फैक्ट्री हैज बीन सेट अप। डिस्क्लोज कर देना, ईमानदारी से सारे खतरों को पहले से ही बता देना, छुपा के नहीं रखना कि बताया नहीं, रख लिया काम पर, बाद में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन रिगार्ड टू दीज प्रोसेसेस। अब भाई इंक्वायरी कमेटी का भी अपॉइंटमेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई खतरा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो इंक्वायरी कमेटी का सेटअप करना जरूरी है। इमरजेंसी के टाइम पे ऐसे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हम लगाएंगे सो दैट वो जो प्रॉब्लम आज हम इस डेट में अकर हुई है आगे चल के अकर ना हो। अगेन वही बात है, परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट का मतलब क्या होता है, आप किस लिमिट तक परमिशन दे रहे हो कि इस केमिकल को यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है, अगर वो टॉक्सिक है। फिर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, वही वाली बात है कि अगर जिसके लिए आप रूल्स बना रहे हो क्या आपने उनको इंक्लूड किया है, ठीक है। अगर आपने उन्हीं लोगों को नहीं इंक्लूड किया जिनके लिए आप रूल्स बना रहे हो, जिनके लिए आप सेफ्टी प्रोविजंस दे रहे हो, तो फिर आप कभी भी एक्यूरेट नहीं हो पाओगे, ठीक है। अभी यहां देखो, जितनी भी हम लोगों ने चीजों की बात करी, भले ही वो क्या क्या थी, साइट अप्रेजल कमेटी की हमने बात करी या फिर हमने कंपल्सरी डिस्क्लोजर की बात करी, तो ये ऐसे ही नहीं है, ये हर एक सेक्शन पर्टिकुलरली प्रोवाइड यहाँ पे करा गया है। ऑल राइट, सो इफ द क्वेश्चन कम्स, देखो क्वेश्चन माइट कम इन द एग्जाम बिकॉज क्वेश्चन हमेशा यहाँ से टर्न अप हुए हैं। If they will ask you that what is given in section 41A, so you should be able to tell you that ये साइट अप्रेजल कमेटी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, जब हम कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। So this is given in 41B and you should be knowing that compulsory information, या कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन जानकारी देनी हो या फिर वहां पे अगर सर्वेज, हेल्थ सर्वेज भी कंडक्ट कराने हो तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर और द मैनेजर। ये भी एक क्वेश्चन टर्न अप हो सकता है कि हु विल बी द मेन पर्सन to whom you will be reporting या whose responsibility is there to maintain all the emergency standards, safety standards। तो भाई वो जाहिर सी बात है कि ऑक्यूपायर का है यहाँ पे। Now section 41D it talks about power of central government। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर है to appoint an inquiry committee। Can you see inquiry committee कहां से सेटअप होगी? It would be set up by the central government। Now emergency standards कौन कौन से लगाने हैं या हमको फ्रेम करने हैं, that is given in section 41E। 41F किस बारे में बातें करता है, परमिसिबल लिमिट्स, कितनी लिमिट्स हमने परमिट करी है कि हम इस केमिकल के अंडर को इसका एक्सपोजर आप कर सकते हो अपने वर्किंग एनवायरमेंट में एंड योर वर्कर्स वोंट बी अफेक्टेड बाय दैट। ऑल राइट, तो 41G अब क्या कहता है, 41G बातें करता है वर्कर्स का भी पार्टिसिपेट करवाओ इन सेफ्टी मैनेजमेंट। वैसे भी डिसीजन मेकिंग में हमें पता है कि दैट वर्कर्स दे हैव टू पार्टिसिपेट, दे शुड बी एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब आप सेफ्टी की बातें कर रहे हो, उनके लिए रूल्स बना रहे हो या उनके लिए प्रोविजंस बना रहे हो, सो यू शुड बी एक्चुअली कंसल्टिंग द वर्कर्स फर्स्ट, कि वो भी आके डेंजर के बारे में आपसे बातें कर सकते हैं कि दैट इस एरिया में हो सकता है, एंड विद देयर डिस्कशन या फिर उनके पार्टिसिपेशन से आप एक सॉलिड एक प्रोविजन या फिर दे सकते हो, प्रोविजंस क्रिएट वहां पे कर सकते हो। ओके, नाउ वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट। तो 41A किस बारे में बातें करता है, अभी हमने बताया आपको। सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी। क्या होगा, साइट अप्रेजल कमेटी यहां पे फ्रेम हो जाएगी। नाउ स्टेट गवर्नमेंट, इसको कौन बनाता है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी। देखो इंक्वायरी कमेटी के बाद अभी हमने करी तो हु वाज सपोज्ड टू मेक दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी हमने पढ़ा। लेकिन जब हम साइट अप्रेजल कमेटी की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हु इज गोइंग टू मेक दिस, दैट वुड बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या करेगा, फॉर एडवाइजिंग ऑन कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ परमिशन। भाई साइट अप्रेजल का मतलब ही क्या होता है कि जब आपके पास एप्लीकेशन आएंगी स्टेट गवर्नमेंट के पास कि क्या हम इस लोकेशन पर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो परमिशन या तो ग्रांट कर देंगे या तो वो डिनाई कर देंगे कि आप नहीं कर सकते हो। सो फॉर द ग्रांट ऑफ परमिशन व्हेन द एप्लीकेशन विल कम टू स्टेट गवर्नमेंट, वो उनकी परमिशन को ग्रांट कर देंगे या फिर डिनाई कर देंगे, क्या कि आपकी लोकेशन जो है फैक्ट्री की वो सही है। नाउ if it is involving a hazardous process for the expansion of the such factory, दो चीजों की यहाँ पे देखो बारे में बातें हो रही है। पहली चीज क्या है, सेटअप करना ऐसी फैक्ट्री जहां पे hazardous processes। देखो अभी तक आपको समझ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे ऐसी ही फैक्ट्रीज, ऐसी ही इंडस्ट्रीज को इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें hazardous होता है। भाई अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा प्रोविजंस रिलेटिंग टू hazardous इंडस्ट्रीज और प्रोसेसेस,
तो हम ऐसी अगर कोई फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं या फिर पहले से सेटअप है उसकी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, सो वी हैव टू गिव वन एप्लीकेशन टू होम, टू दी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आप उनको एप्लीकेशन दोगे, फिर वहां से वो अप्रूवल करेंगे। फाइन, दे विल ग्रांट यू परमिशन दैट यस यू कैन लोकेट योर फैक्ट्री ओवर देयर इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन और नॉट। नाउ नेक्स्ट, अब ये कमिटी, मैंने आपसे बोला था जब भी हम कमिटीज की बात करेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि उस कमिटी में कौन कौन है। जब हम साइट अप्रेजल कमिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे कौन कौन होगा? सबसे पहला चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, ऑफ द स्टेट एज चेयरमैन, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री होंगे। रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका? सेंट्रल का भी, स्टेट बोर्ड का भी होगा। किस? फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन। भाई सबको पता है जब भी फैक्ट्री सेटअप होती तो वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होगा वहां पे, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सेटअप करे जाएंगे सेंट्रल बोर्ड के भी और स्टेट बोर्ड के भी, ठीक है, ताकि प्रिवेंट कर सके ऐसा कोई वाटर पोल्यूशन ना हो, ऐसे कोई एफ्लुएंट्स हम ऐसा ना हो कि वहां डिस्चार्ज करने के लिए हम बगल वाली नदी में ही सारा अपना वेस्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा स्मोक एमिट कर रही है, इतनी ज्यादा हमारी फैक्ट्री से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वहां का पोल्यूशन, बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया, उसने पोल्यूट कर दिया। सो टू प्रिवेंट दिस, भाई हम क्या कर रहे हैं? हम खतरे को रोक रहे हैं ना, ऐसा कोई खतरा ना हो उसको प्रिवेंट करो, उसको कंट्रोल करो। तो क्या होगा? यहाँ पर एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे चुन के ले आया जाएगा, कहां पे? सेंट्रल बोर्ड की तरफ से भी और स्टेट बोर्ड की तरफ से भी। नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंट और कहां का? अभी तो हमने दो रिप्रेजेंटेटिव की बात कर ली है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट का भी। सेंट्रल वाला भी किसकी बात करेगा? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन। स्टेट वाला भी किसकी बातें करेगा? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन। आगे बात समझ में? अभी देखो कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है, ये क्या है? ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है भाई, वहां की एनवायरमेंट को तो प्रॉब्लम नहीं हो जाए। सो व्हाट विल बी डन? रिप्रेजेंटेटिव विल बी अपॉइंटेड, ठीक है, और इसी डिपार्टमेंट से आएगा, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ द स्टेट, एंड ही वुड बी लुकिंग टू डेफिनेटली कि वहां का ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पे तो नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारी इसकी वजह से। फाइन, नाउ नेक्स्ट, और कहां कहां के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे? मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के भी रहेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्सपर्ट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो आपने देखा कौन कौन रहेगा? चीफ इंस्पेक्टर रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा सेंट्रल बोर्ड का भी, फैक्ट्री बोर्ड का भी, जो कि वाटर एंड एयर पोल्यूशन की बात करता है। रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, डिपार्टमेंट कहां का रहेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ द स्टेट से रहेगा। भाई नाम से समझ में आ रहा है, वो एनवायरमेंट को ज्यादा ध्यान में रखेगा वहां के। देन कौन सा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा? मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रहेगा। देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, भाई जाहिर सी बात है कि हम एक्सपर्ट को रखेंगे। हम जब न्यू फैक्ट्री है, वो भी हैजार्डस फैक्ट्री हम जा रहे हैं इंप्लीमेंट करने, स्टार्ट करने, लोकेट करने, तो हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ को तो रखेंगे ही, एक बंदा जो पहले से एक्सपर्ट है, ताकि वहां पे चल के कोई ऑक्यूपेशनल डिजीजेस ना हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि हमें पता हमारी फैक्ट्री में हैजार्डस चीजें होने वाली है। फिर कहां का रिप्रेजेंटेटिव होगा? टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फाइन, नाउ नेक्स्ट, कमिटी इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द एप्लीकेशन। अब भाई हमने जान लिया है कि इस कमिटी को कौन सेटअप करेगा, ठीक है, कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। क्यों करेगा? उनकी एप्लीकेशन को ग्रांट करने के लिए करेगा। अब साइट अप्रेजल कमिटी में कौन कौन मेंबर्स आते हैं? हमने सारे रिप्रेजेंटेटिव की बात कर ली, हमने सारे एक्सपर्ट्स की बात कर ली है। अब इन कमिटी का काम क्या होगा हमने पहले से जाना है। तो क्या काम है भाई? एप्लीकेशंस जो कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए आई हैं, जिनमें कि हैजार्डस प्रोसेसेस इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, हैजार्डस प्रोसेसेस, तो मेक रिकमेंडेशंस टू द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 90 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। कमिटी क्या करेगी? ये जो साइट अप्रेजल कमिटी बना दी गई है, सो इट इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, इन्वॉल्विंग, जो कि भाई जाहिर सी बात है हैजार्डस प्रोसेसेस को इन्वॉल्व कर रही है, और रिकमेंडेशन करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, बताएगी, एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखो रिकमेंड करेगी टू द स्टेट गवर्नमेंट विद इन कितने दिन के अंदर? 90 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। इस कमिटी के पास एप्लीकेशंस जाएंगी, फिर ये स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगी, कितने दिन? 90 दिन के अंदर रेकमेंड करेगी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इफ द प्रोसेस रिलेट्स टू अ फैक्ट्री ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, a representative of the central government has to be co-opted in the committee। देखो अभी हमने co-opted की बात करी थी लास्ट वाली स्लाइड में, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर जो फैक्ट्री ओन्ड है या फिर कंट्रोल्ड है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, तो कहां का रिप्रेजेंटेटिव होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक रिप्रेजेंटेटिव, ही हैज टू बी को-ऑप्टेड इन दी कमिटी। ओके,
नाउ when the state government has granted approval to an application, अब क्या हुआ, कमिटी ने एप्लीकेशंस ले ली, एग्जामिन कर ली, स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दी 90 दिनों के अंदर। अब स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है और उसने अप्रूवल दे दी एप्लीकेशंस पे, ठीक है, कि हाँ आप फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कर सकते हो या फिर उसकी एक्सपेंशन कर सकते हो इन्वॉल्विंग अ हैजार्डस प्रोसेस, fine, it will not be necessary to obtain a further approval from the state or central water and air control pollution boards। अगर एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि आप इसको सेटअप कर सकते हो या एक्सपैंड कर सकते हो तो फर्दर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। किससे? सेंट्रल और स्टेट वाटर एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, क्योंकि हमने याद है अभी मैंने आपको बताया कि एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, सेंट्रल से भी हो, सेंटर से भी होगा, एक स्टेट से भी होगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे परमिशन दे दी है तो आपको फर्दर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेंट्रल या फिर स्टेट एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से या फिर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। ओके, सो नेक्स्ट जो उसके बारे में हम लोग देखने, मैंने आपसे बातें करी थी, सो वी टॉक्ड अबाउट 41B। और 41B किसके बारे में बातें करता है भाई? मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेन एवर यू आर अपॉइंटिंग योर वर्कर्स को आप अपॉइंट कर रहे हो, अपनी वर्कफोर्स को अपॉइंट कर रहे हो, और स्पेशली कब, जब हैजार्डस है, मतलब कि हमें पता है कि वहां पे खतरा हो सकता है भाई, ऐसी मशीनरीज वहां पे लगी उसके बेसिस पे या फिर ऐसा केमिकल हम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे, तो आपको क्या करेगा, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ओनली आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, है ना भाई। पहले से समझ लो ऐसा ऐसा खतरा हो सकता है, आपकी आने वाले टाइम में आईज को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की स्पार्कलिंग वाली यहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है, तो जिसकी जो स्पार्क्स होती है उससे आपकी आईज को इफेक्ट हो सकता है। या फिर यहाँ पे ये पेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो कि चल के आपको फ्यूचर में आपके लंग्स में प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस यूज होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, है ना, छुपा के नहीं रखनी है। सो दिस इज गिवन अंडर 41B। ओके, तो हम इसी के बारे में यहां पे बातें करेंगे। नाउ दिस टॉक्स अबाउट द ऑक्यूपायर ऑफ एवरी फैक्ट्री इन्वॉल्विंग अ हैजार्डस प्रोसेस क्या होगा, शैल डिस्क्लोज। अब यहां पे देखो बात यही हो रही ना, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। और कौन डिस्क्लोज करेगा? अभी हमने बातें करी थी बाय दी ऑक्यूपायर, ठीक है, ऑक्यूपायर। और ये कौन सा सेक्शन है? कम ऑन फास्ट, दिस इज सेक्शन 41B। आ रही बात समझ में? ये 41B है। तो यहाँ पे सीधी सी बात क्या है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस है तो देयर ऑक्यूपायर हैज टू डिस्क्लोज एवरी इंफॉर्मेशन टू होम, टू द वर्कर को सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी, जिनको कि आपने एम्प्लॉय कहां पे किया है, फैक्ट्री में किया है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को आपको बतानी पड़ेगी सारी इंफॉर्मेशन, जो भी लोकल अथॉरिटी है उसको बतानी पड़ेगी। देन जो जनरल पब्लिक है आसपास की, आपको उनको भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेंजर्स, अब किसके किसके बारे में बतानी पड़ेगी, किसको किसको बतानी पड़ेगी, चीफ इंस्पेक्टर को बतानी है, लोकल अथॉरिटी को बतानी, एंड ऑल द जनरल पब्लिक यू हैव टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। नाउ एंड डेफिनेटली द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन योर फैक्ट्री। नेक्स्ट, अब आपको यह जानना है कि आपको किस किस चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। तो सबसे पहले क्या है कि किस तरह के डेंजर्स इंक्लूड होंगे, हो सकते हैं, एंड विच कुड अफेक्ट योर हेल्थ। भाई डेंजर है, ऐसे हैजार्ड्स हैं तो वो आपकी हेल्थ को फर्क करेंगे, मतलब कि वो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट देंगे। एंड द मेजर्स टू ओवरकम सच हैजार्ड्स, ठीक है, ऐसे कौन कौन से डेंजर्स है, कौन कौन से हेल्थ हैजार्ड है, साथ में मेजर्स भी बताएंगे कि हम लोग कौन कौन से मेजर लेकर के आएंगे जिससे कि आपके हेल्थ हैजार्ड वो कंट्रोल करे जा सकते हैं। नाउ फ्रॉम द एक्सपोजर टू और हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंसेस, यहाँ पे सीधी सी बात बता रहा है कि जब भी आप किसी हैजार्डस प्रोसेसेस भी या पे ऐसी चीजों पे काम करते हो तो उसको रखना भी वहां पर, ठीक है, टू मेंटेन इट, टू ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनकी स्टोरेज, उनको भी आप किस तरह से हैंडल करोगे, ठीक है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो अगर उन हेल्थ हैजार्ड से अराइज हो रही है तो आप उस एक्सपोजर को किस तरह से हैंडल करोगे, या फिर उन डेंजर्स के लिए आपने क्या मेजर्स बनाए हैं। ये वो ऐसी इंफॉर्मेशन है बेटा जो आपको अपने वर्कर्स को, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को, लोकल अथॉरिटी को, जनरल पब्लिक को बता देनी पड़ेगी, ठीक है।
ताकि बाद में नहीं हो कि दैट यू हैव नॉट, एंड दिस इज कंपल्सरी, ये आपको डिस्क्लोज करना ही है बिकॉज इट इज गिवन इन योर सेक्शन. नाउ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड, और जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए भाई, एक्यूरेट होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि हमने गलत बता दिया. क्वांटिटी से रिलेटेड बिल्कुल एक्यूरेट, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनके बारे में बताना है, और उनके मेथड्स क्या हैं डिस्पोज ऑफ करने के. फाइन, हाउ वी विल बी डिस्पोजिंग ऑफ आवर वेस्ट. सो ऑल दीज, एंड इससे क्या डेंजर्स अकर हो सकते हैं, दैट हेल्थ हैजार्ड क्या हो सकते हैं, दैट एंड मेजर्स क्या होंगे, दैट दीज इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव इट टू योर वर्कर्स. नाउ जब फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें कि कोई भी हैजार्डस प्रोसेसेस इंक्लूड है, तो ऑक्यूपायर को क्या करना है, वो ले डाउन क्या करेगा, एक डिटेल्ड पॉलिसी बनाएगा किसके रिलेशन में, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. ठीक है, उसको पता है कि मेरी कंपनी में, मेरे फैक्ट्री में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो एक डिटेल्ड पॉलिसी, कौन सी, हेल्थ और सेफ्टी की पॉलिसी बनाएगा जो भी वहां पे वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है. एंड इंटीमेटेट द पॉलिसी एंड सब्सिक्वेंट चेंज इट टू द इंस्पेक्टर ऑफ लोकल अथॉरिटी, और उनको भी वो साथ साथ में इन्फॉर्म कर देगा कि हमने ऐसी ऐसी प्रोविजंस पहले से ही मैंने पॉलिसी बना के रखी हुई है, एंड दिस ही हैज टू टेल इट टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड लोकल अथॉरिटीज प्रेजेंट ओवर देयर. नाउ ऑक्यूपायर क्या करेगा, और उसको क्या करने की जरूरत है, ही इज फर्दर रिक्वायर्ड. अब देखो उसको क्या चाहिए, उसको अप्रूवल चाहिए चीफ इंस्पेक्टर का टू ड्रॉ अप ऑन साइट इमरजेंसी प्लान. ठीक है, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको एक साइट इमरजेंसी प्लान की भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी. एंड डिटेल्ड डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स फॉर हिज फैक्ट्री एंड इंटीमेटेड. अब ऐसी कोई प्रॉब्लम एकदम से खड़ी हो गई तो हमारे पास इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स या इमरजेंसी प्लान होने चाहिए. ठीक है, तो अगर ऑक्यूपायर ने ये सारी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करा है, उसने प्रोविजंस बनाए हैं, तो वो ये किसको बताएगा, ही इज रिक्वायर्ड टू टेल इट टू दी चीफ इंस्पेक्टर. ठीक है, नाउ और क्या है, डिटेल्ड डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स he has to make for his factory and intimate to the workers of the factory and general public. किसको बताएगा, अपने वर्कर्स को. देखो क्यों बता रहा है भाई, यहाँ पे बोला ही गया है कि उसको सब कुछ बता देना है. स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को, सो यू हैव टू टेल ऑल दीज थिंग्स. आपने क्या प्रोविजन बनाए हैं, अगर कल को ऐसी इमरजेंसी खड़ी हो जाती तो आपने कोई पॉलिसी बनाई, आपको पता था कि वर्कर्स को आगे चल के ऐसी किसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपने उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की लिए डिटेल्ड पॉलिसी बनाई, नहीं बनाई आपने. आपको पता था कि कल को कोई डिजास्टर हो सकता है, सुनामी से लेकर के नेचुरल डिजास्टर या फिर अर्थक्वेक ले करके, तो आपने ऐसे वहां पे प्रोविजंस मेजर्स बनाए, नहीं बनाए. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. देन आप जब सेटअप कर रहे हो अपनी फैक्ट्री को, तो उसी टाइम पे आपको बता देनी है. ठीक है, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द थिंग्स. नाउ द सेफ्टी मेजर्स, और भैया सेफ्टी मेजर्स क्या है, दैट कैन बी टेकन इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट. All right. So what you have to tell? You have to tell that in the occurrence of any kind of emergency, अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो जाती है तो हमारे पास पहले से डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है, हमारे पास पहले से ही एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास पहले से सेफ्टी मेजर्स है हमारे पास. ठीक है, कि हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. सो ऑल दीज आर द थिंग्स, स्पेशली जब आप हैजार्डस प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो ये हमने मेंटेन करके रखनी और ये आपको डिस्क्लोज करना है. नेक्स्ट, अब ऑक्यूपायर क्या बताएगा, किस तरह से आप मेजर्स बताओगे हैंडल करने के, या फिर यूजेज के, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के हैजार्डस सब्सटेंसेस इनसाइड द फैक्ट्री, या फिर प्रीमाइसेस जो भी आप यूज कर रहे हो उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे, उसको स्टोर करोगे, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे. बिकॉज हमने ये भी जाना है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन है और ऐसा कोई हैजार्डस प्रोसेसेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल भी इसको चिल्ड्रन को अलाउ नहीं करेंगे, है ना, चाइल्ड को नहीं दे सकते. हम एडोलेसेंट्स को उस पर नहीं बोल देंगे कि तुम जाकर के इसका ट्रांसपोर्टेशन करो, हम लोग सिर्फ अडल्ट को ही यहाँ पे करेंगे. हमने ये भी पढ़ा हुआ है. तो इस तरह की जब हम चीजें बनाते हैं तो दीज थिंग्स आर टू बी कम्युनिकेटेड. नाउ और यहाँ पे देखो सीधी बात ये भी लिखी, किसी ने अगर इन प्रोविजंस को नहीं भी माना, देन व्हाट वुड हैपन, जो लाइसेंस होता है फैक्ट्री का वो इमीडिएट कैंसिल कर दिया जाएगा आपका. ठीक है, तो यहां पे ये सब चीजें ना हो. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसेमिनेट, यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर वर्कर्स टू द जनरल पब्लिक अबाउट ऑल द मेजर्स एंड डेंजर्स दैट यू हैव टेकन और नोटिस्ड ऑफ. ऑल राइट, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, दैट इज सेक्शन 41C.
अब भाई साइट अप्रेजल कमेटी सेटअप कर ली, उसने एप्लीकेशंस देख ली, 90 दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को बता दिया हाँ ठीक है कर सकते हैं, ये लोकेशन पर कर सकते हैं, सेटअप होगा, एक्सपेंशन कर सकते हैं। 41D हमने बात कर ली, हमने एक एक इन्फॉर्मेशन भाई आगे भेज दी, सब कुछ बता दिया, चीफ इंस्पेक्टर को बता दिया, वर्कर्स को बता दिया, जनरल पब्लिक को बता दिया, ठीक है, किस किस चीजों से रिलेटेड भी बता दिया, हमने कौन कौन सी डिटेल पॉलिसी बनाई, उनकी हेल्थ से रिलेटेड बनाई, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड बनाई, हमने सब बता दिया। ठीक है, अब हम लोग किस बारे में बातें करेंगे, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हो ऑक्यूपायर की, जब हम बात कर रहे हैं हैजार्डस प्रोसेसेस की। ठीक है, अब ऑक्यूपायर जो फैक्ट्री का है और वहां पे ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है जो कि खतरनाक है, तो क्या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो यह है कि आपको एक्यूरेट एंड अप टू डेट हेल्थ और मेडिकल रिकॉर्ड बनवाना है, किसका, वर्कर्स का। क्यों, क्योंकि वो ऐसे केमिकल को एक्सपोजर में 24 घंटे काम कर रहे हैं भाई, रोज आकर के उस पे काम कर रहे हैं, उसके नियर काम कर रहे हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक हैं, वो हार्मफुल है आपके हेल्थ के लिए। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, उनके स्टोरेज में काम कर रहे हैं, उनके हैंडलिंग में काम कर रहे हैं, तो व्हाट हैज टू बी डन, एक एक्यूरेट हेल्थ एंड मेडिकल रिकॉर्ड आपको बनवाना पड़ेगा वर्कर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्या जिम्मेदारी होती है ऑक्यूपायर की, एक अपॉइंटमेंट करो, किसका, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंट पर्सन, किस चीज में, जो कि हैंडल कर सके सब्सटेंसेस टू सुपरवाइज दी हैंडल। देखो यहाँ क्या लिखा है, सुपरवाइज करना है, किस तरह से हैंडल करना है, प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स फ्रॉम दी हैजार्ड। ऐसा हमको हेल्थ एक्सपर्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक्सपर्ट हमें अपॉइंट करना पड़ेगा अपनी कंपनी में, अपनी इंडस्ट्री में, जो कि टाइम टू टाइम हमारे वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे सके। ठीक है, कि किस तरह से प्रॉपर्ली आप उनको हैंडल कर सकते हो वो सारे सब्सटेंसेस को, उनकी हैंडलिंग में या फिर उनकी स्टोरेज में, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में, सो दैट ऐसे चल के आगे कोई प्रॉब्लम्स ना करो। नाउ मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा हर वर्कर्स को कुछ कुछ टाइम पे। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट ऑक्यूपायर शुड बी डूइंग। ठीक है, ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि जिससे कि वो कभी भी भाग नहीं सकता। नाउ नेक्स्ट 41D किस बारे में बातें कर रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमिटी। भाई हमने सेफ्टी कमिटी की तो बात कर ली है, वी हैव टॉक्ड अबाउट साइट अप्रेजल कमिटी। अब हम बात करेंगे इंक्वायरी कमिटी की। अब साइट अप्रेजल कमिटी कौन सेटअप करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इंक्वायरी कमिटी कौन सेटअप करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जैसा, इसको मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखने की है। बिल्कुल आपके क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बिकॉज भाई क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे, वो जो थोड़ा सा सिमिलर जो चीज होती है ना उनमें ही वो कंफ्यूज कर देगा, है ना। जो कमिटीज एक जैसी लग रही तो इनमें ही पूछ लेगा कि कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम करा है और कौन स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रेम करा है। सो थोड़े डिफरेंसेस क्लियर करके चलेंगे तो अच्छा है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अब यहाँ पे इंक्वायरी कमिटी के लिए हम लोग बात करेंगे। अगर कोई अकरेंस ऐसा हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन का, ठीक है, कहां पे, फैक्ट्री के अंदर, जो कि कौन सी फैक्ट्री, स्टार्टिंग से मैं बता रही हूं, हम नॉर्मल फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे, ऐसी पर्टिकुलर फैक्ट्रीज को ही लेके चल रहे हैं जहां पे ऐसे खतरनाक प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, जिससे कि ऐसा कोई केमिकल इन्वॉल्व है जो कि नहीं यूज होना चाहिए, या फिर उसकी एक्सेस हो गई, या फिर क्या उसकी परमिशन है, क्या उसकी परमिसिबल लिमिट है, फाइन। तो अगर ऐसी कोई अकरेंस हो जाती, ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, ठीक है, इस तरह की फैक्ट्री में, तो क्या होगा, वहां पे एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाएगी। क्या करेगी वो, स्टैंडर्ड्स को आके जज करेगी और चेक करेगी हेल्थ एंड सेफ्टी के। भाई ऐसा खतरा हो गया, ऐसी एक्सीडेंट हो गई, अब इंक्वायरी कमेटी आएगी। इंक्वायरी कमेटी का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी बैठाएगी ना कि क्या आपने किया और इस तरह का खतरा कैसे हो गया। ठीक है, तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जर्व करेगी आकर के फैक्ट्री में कि वो उसके लिए क्या आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करे थे, क्यों, विद अ व्यू टू फाइंड आउट की कॉजेस क्या थे फेलियर के, क्या नेग्लिजेंस थी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। भाई एम्प्लॉयर ने ही नहीं दिए ऐसे सेफ्टी मेजर्स, इसलिए प्रॉब्लम हो गई, या फिर स्टैंडर्ड्स कभी बनाए ही नहीं गए थे, है ना, एक्ट्स में दे दिया, स्केड्यूल में दे दिया, तो क्या हो गया, हमने तो अडॉप्ट ही नहीं करे। ठीक है, तो ये सब चीजों को चेक करने के लिए इंक्वायरी कमेटी आएगी कि अगर बने थे तो क्यों फेल हो गए, कहां पे कमी थी, या फिर ऐसा है कि बने ही नहीं, भाई बनाया ही नहीं था। सो दीज, इनके बारे में वो क्या करेगा, वो आके इंक्वायरी सेटअप करेगा। फाइन, नाउ अडॉप्शन ऑफ
any measures or standards prescribed for the health and safety of the workers employed in the factory general public or likely to be affected due to such failure। भाई फेलियर हो गया, नेग्लेक्शन की वजह से हो गया है। अब कमिटी क्या करेगी, अपॉइंट क्या करेगी, अपॉइंटेड इनमें कौन कौन लोग होंगे, बिकॉज विच एवर कमिटी इज बीइंग अपॉइंटेड ओवर हियर उसके अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चेयरमैन होगा और 2 और लोग होंगे। कौन कौन है, चेयरमैन एंड 2 अदर मेंबर्स एंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमिटी एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस। और मेंबर्स कहां पे होगा, डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी क्या क्या रोल है, उनका टेन्योर ऑफ द ऑफिस मतलब कितने समय तक वो काम करेंगे। ठीक है, सो इट वुड बी ड्यूरेशन, इट मीन्स। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये सिर्फ यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी शैल बी एडवाइजरी इन नेचर। अब आपको समझ में आ गया कि इंक्वायरी कमिटी आके क्या करेगी यहां पर। ठीक है, एंड इट वुड बी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अब इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 41E। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड हो गई है, भाई उसने तो इंक्वायरी कमिटी सेटअप करा दी 41D में। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी कमिटी आई, उन्होंने चेक किया कहां पे प्रॉब्लम थी या फिर ऐसा देखा कि वहां पे प्रोविजंस ही नहीं थे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब सेटिस्फाइड हो जाएगी ना कि कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए ही नहीं गए थे आपकी फैक्ट्री में, उसने ये चीज श्योर कर ली। और कैसे श्योर करी, क्योंकि उसकी कमिटी आई थी अभी इंक्वायरी करने के लिए। उन लोग यहाँ से पता लगा के गए कि हमारी फैक्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई प्रोविजंस नहीं प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, या फिर प्रोवाइड नहीं करवाएगा या फिर इनएडिक्वेट है। सो व्हाट वुड हैपन, इट में डायरेक्ट, अब वो किसको डायरेक्शन देगी, DGFSLI को। कौन होते हैं ये, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो कि स्पेशलाइज होता है इन मैटर्स में। और क्या बोलेगी कि आप इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स बनाओ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच हैजार्डस प्रोसेसेस। उनको बोलेगी कि आप ले डाउन करिए इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इस फैक्ट्री में यहाँ पे कोई भी प्रोविजंस प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं। ठीक है, सो लॉन्ग एज दीज इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स आर नॉट इनकॉर्पोरेट, जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये एनफोर्सिएबल रहते हैं। अगर बनवा दिया है तो इनकॉर्पोरेट मतलब रूल्स और लॉज में आने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ये एनफोर्सिएबल रहेंगे, मतलब इनको अब लागू करा जाएगा जैसे कि ये लॉ में ही है। ठीक है, सो इट वुड बी एनफोर्सिएबल अंटिल अनलेस दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दी रूल्स। नेक्स्ट किस बारे में हम बातें करेंगे, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसके बारे में हम इतना बातें कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने आपको इतना समझा दिया है कि डेफिनेटली ये अब आपका टाइम था कि आप मुझे आंसर करो। फाइन, बिकॉज 95% वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग अंडर दिस। ठीक है, चलो नाउ द मैक्सिमम परमिसिबल थ्रेशोल्ड लिमिट। भाई हम परमिसिबल लिमिट की बात कर रहे हैं, कितना हम परमिट कर सकते किसी भी केमिकल को। कौन सी केमिकल सब्सटेंसेस को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में बात आती है हैजार्डस है या फिर नहीं है, लेकिन किस लिमिट तक उन पर्टिकुलर केमिकल का यूजेज अलाउ है, आपने क्या परमिशन दी है। ठीक है, और ये कहां पे लिखा हुआ है, नाउ यू हैव टू टेल, इट इज गिवन इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। बार बार मैंने बताया है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, नोट डाउन करिए, क्योंकि इतनी बार ये चीज टर्न अप हो रही है आपके सामने। सो डेफिनेटली वी माइट सी क्वेश्चन फ्रॉम हियर। स्केड्यूल से जरूर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में, और हमने इतना डिस्कस कर लिया है। सो बाय दिस टाइम यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एट एनी टाइम फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू एनी साइंटिफिक प्रूफ ऑब्टेन फ्रॉम स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट। क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में, टू मेक सुटेबल चेंजेस इन दी सेट शेड्यूल। अगर उसको इसमें चेंज करना है सेकेंड शेड्यूल में, जो कि बात करता है परमिसिबल लिमिट्स की, सो हु कैन डू दी ऑल दी चेंजेस ओवर हियर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे चेंज कर सकती है। ठीक है, कैसे करेगी, एक नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में, और यहाँ पे सुटेबल चेंजेस जो उसको सही लगता है, ही कैन डू द चेंजेस ऑल्सो। नेक्स्ट किस बारे में बातें कर रहे हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, जिनके लिए सेफ्टी प्रोविजंस बना रहे हो उनको भी इंक्लूड करना आपको बहुत जरूरी है। तो ऑक्यूपायर क्या करेंगे,
where a hazardous processes takes place or where any hazardous substances, प्रोसेस है या सब्सटेंस है, हैंडल करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक सेफ्टी कमिटी सेटअप होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 41G में किसकी बात कर रहे हैं, 41G में हम सेफ्टी कमिटी की बात करें, जबकि लिखा नहीं है, देखो लिखा क्या है यहाँ पे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात कर रही है सेफ्टी मैनेजमेंट में, लेकिन यहाँ पे हम सेफ्टी कमिटी भी सेटअप करेंगे। तो किस तरह से आप ट्रिक से कर सकते हो, बिकॉज सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए हम वर्कर का पार्टिसिपेशन मांग रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे भाई सेफ्टी कमिटी बना लो तुम। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले सेफ्टी कमिटी बना ली। और यहाँ पे कौन कौन लोग होते हैं, कभी भी कोई कमिटी बनती है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन लोग हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे इस कमिटी में वो वर्कर के साइड से मान लो 20 है, तो मैनेजमेंट एम्प्लॉय के साइड से भी 20 होंगे, मतलब इक्वल नंबर विल बी देयर। फाइन, तभी तो हम कह सकते हैं कि वर्कर का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, नाउ टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट, अगर जब हमारे इक्वल है नंबर्स तो वहां पे पार्टिसिपेशन इक्वल होगा दोनों की तरफ से। वहां पे हम प्रॉपर सेफ्टी हेल्थ के मेजर्स बना सकते हैं। ठीक है, एंड हम उन चीजों को इफ एनी काइंड ऑफ डेंजर माइट एग्जिस्ट तो उसको भी हम लोग बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं या एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग एंड फॉर द रीजंस टू रिकॉर्ड एग्जाम द ऑक्यूपायर फॉर सेटिंग अप सच कमिटी। अब देखो, अगर मान लो कि इतनी जरूरत नहीं लग रही है हमें कि हमें सेफ्टी कमिटी बनानी है, मतलब देयर इज नो सच नीड, तो इस प्रोविजन को एग्जेम्प्ट भी कौन करा सकता है, ये बहुत पहले से मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑल्सो टू एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये एग्जेम्प्ट भी कर सकता है बाय ऑर्डर इन राइटिंग। ठीक है, ही कैन ऑर्डर दैट एग्जाम द ऑक्यूपायर, मतलब ऑक्यूपायर को एक नोटिस भेज सकता है, इन राइटिंग में दे सकता है कि दैट यू मतलब आर नॉट रिक्वायर्ड, या आप नहीं भी कर सकते तो भी चलेगा, फ्रॉम सेटिंग अप ऑफ सच कमिटी। तो एग्जेम्पशन वाले ऑर्डर कौन देगा यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला तभी ही नहीं होगी सेफ्टी कमिटी सेटअप, अगर नहीं बोला तो सेफ्टी कमिटी को सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्पोजिशन ऑफ द सेफ्टी कमिटी, कॉम्पोजिशन, टेन्योर, इसके मेंबर्स की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, ड्यूटीज शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसी बताई होंगी उसके अकॉर्डिंग, एंड इट वुड बी डन, एंड इट वुड ओनली बी एग्जेम्प्टेड in the case when state government has given one notice in writing to the occupier that yes he is allowed to exempt from appointing such kind of safety committee, otherwise he has to go and appoint it, and this is given in 41G। अभी बात समझ में आ गई ना, वर्कर्स पार्टिसिपेशन को क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, चलो, राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर, अगर इस तरह का कोई खतरा आ रहा है तो वर्कर्स के पास भी राइट होना चाहिए कि सर इस वाले वायर में बहुत ज्यादा स्पार्किंग हो रही है, मुझे तो खतरा लग रहा है, तो एटलीस्ट उनके पास इतनी अधिकार होने चाहिए, उनके पास भी राइट्स होने चाहिए कि वो जाकर के अपने बॉस को इन्फॉर्म कर सके कि सर यहाँ पे फ्लोर गीला है, यहाँ पे प्रॉब्लम अकर हो सकती है, कोई गिर सकता है ना, यहाँ पे एक गड्ढा है जो खुला हुआ है और यहाँ पे वर्कर्स आते जाते उसमें पैर पड़ रहे, हो सकता है कि आगे चल के बड़ा खतरा हो जाए। अगर वर्कर के पार्ट पे भी कुछ दिख रहा है, उनको भी लग रहा है किसी डेंजर की ऐसी, तो ही कैन ऑल्सो गो एंड इन्फॉर्म दी मैनेजिंग अथॉरिटीज। चलो, नाउ सी, where workers employed in a factory have reasonable apprehension and there is a likelihood of imminent danger to their lives, अगर उनको लगता है कि उनकी जिंदगी को कोई खतरा है या फिर हेल्थ को कोई खतरा है या ऐसा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या करेगा, उस खतरे को वो नोटिस में लाएगा, किसके, ऑक्यूपायर को इन्फॉर्म करेगा, एजेंट को कर सकता है, मैनेजर को कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसे पर्सन को वो इन्फॉर्म कर सकता है जो कि वहां पे डायरेक्टली कंसर्न्ड है। ठीक है, और थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव इन दी सेफ्टी कमिटी। देखो अभी हमने बात करी ना, क्योंकि वर्कर के भी रिप्रेजेंटेटिव है भाई, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो अपनी बात को वर्कर कैसे रखेगा, या तो डायरेक्ट जाके बात कर सके, किससे बात कर सके, ऑक्यूपायर से बात करें, एजेंट से बात करें, मैनेजर से, भाई अपनी बात भी तो रखने का हक है हमें, और नहीं तो हम सेफ्टी कमिटी के थ्रू बात रखवाएंगे, क्योंकि वहां पर भी हमारे वर्कर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन है कि इस तरह का कोई खतरा अकर हो सकता है, एंड ब्रिंग इट सेम टू द नोटिस ऑफ द इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर को भी हम ये चीज इन्फॉर्म कर देंगे। नाउ अब किसकी ड्यूटी यहाँ पर, ऑक्यूपायर की, एजेंट की, मैनेजर की, या फिर पर्सन। ठीक है, क्योंकि भाई
वर्कर आया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बता दिया ऐसा ऐसा खतरा है। अब जिम्मेदारी किसकी बन गई है? अब ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है। आपके पास कोई आ रहा है, ऐसा खतरा हो सकता, तो नाउ इट इज योर ड्यूटी कि तुरंत आप एक्शन लीजिए। कल को खतरा हो जाएगा तो आपके ऊपर बात आ जाएगी कि आपने सुन के भी अनसुनी कर दी। फाइन, सो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन अंडर सेक्शन 41H, फाइन, टू टेक द इमीडिएट रेमेडियल एक्शन। अगर उनको लगता है कि हाँ जो वर्कर लेकर के अपने बात को आया है वो जस्टिफाइबल है, सही है, इससे खतरा हो सकता है, तो वो क्या करेगा? तुरंत के तुरंत वो एक्शन वहां पे ले लेगा और नियरेस्ट इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म भी कर देगा। ठीक है, अब तो ये पहला वाला बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि भाई मैनेजर को लगा है वर्कर ने फालतू ही टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा कोई खतरा तो है नहीं, ये तो जबरदस्ती की बात बोल रहे हैं। ठीक है, सी टू कंडीशंस माइट बी देयर। वन, ऑक्यूपायर विल फील दैट यस देयर इज अ डेंजर, हाँ सही बात है, हम इस पे एक्शन लेते हैं। दूसरी, वो ये बात सोचेगा ऐसे ही बोल रहे हैं, इतना तो कोई खतरा नहीं है। बट इन बोथ द कंडीशंस ही हैज टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट इंस्पेक्टर। चाहे उनको खतरा लग रहा है तो वो इमीडिएट एक्शन लेगा और इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा, और उसको नहीं भी अगर फील होता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन टू ही हैज टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट इंस्पेक्टर और क्या, हुज डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द एग्जिस्टेंस विल बी फाइनल। और जो इंस्पेक्टर बोलेंगे कि हाँ उनको फिर, बिकॉज नाउ ऑक्यूपायर हैज ट्रांसफर दिस थिंग, जो उसको उन्होंने इन्फॉर्म किया था वर्कर ने, वर्कर ने किसको इन्फॉर्म किया? वर्कर हैज इन्फॉर्म टू द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर की दो चीजें हो सकती है, एक तो कहेगा हाँ खतरा है और क्या करूंगा मैं, इमीडिएट एक्शन लूंगा। एक बोलेगा नहीं है, ये लोग they are just exaggerating. In both the conditions, if he thinks, if he doesn't think, he has to convey to the inspector. ठीक है, यहां पे तो बात होती है कि उसने खुद ही इमीडिएट एक्शन ले लिए। यहां पे क्या बात हो रही है? उसने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो वो इंस्पेक्टर का वेट करेगा। जो इंस्पेक्टर का डिसीजन होगा ना फाइनल, वो कन्वे कर देगा ऑक्यूपायर को। ठीक है, अगर इंस्पेक्टर ने बोल दिया नहीं आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, तो भले ही ऑक्यूपायर को नहीं लग रहा बट फिर भी वो वहां पे एक्शन लेगा। सो हुज डिसीजन वुड बी फाइनल? इट वुड बी ऑफ द नियरेस्ट इंस्पेक्टर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो वी हैव लुक्ड इनटू वेरियस सेक्शंस और आज ही के दिन हमने सारी बातें कर ली हैं। 41A से लेकर के 41H तक हमने सारी बातें कर ली। हमने देख लिया कि वर्कर का पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी हम कमिटी सेटअप कर सकते हैं। सेफ्टी कमिटी सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कि इक्वल पार्टिसिपेशन होगा आपके वर्कर्स का भी एज वेल एज फ्रॉम द मैनेजर साइड। हमने साइट अप्रूवल कमिटी के बारे में देख लिया है, हमने इंक्वायरी कमिटी के बारे में भी देख लिया है। साइट अप्रूवल कमिटी कौन अप्रूवल देता है इन एप्लीकेशंस का? स्टेट गवर्नमेंट। बट हम जब इंक्वायरी कमिटी की बात करेंगे तो कौन यहाँ पे बातें कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इंक्वायरी कमेटी किसकी तरफ से सेटअप होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जब वो आके इंक्वायरी करते हैं और देखते हैं प्रॉपरली चीजें नहीं है, तब वहां पे इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ना। इस तरह से आप चीजों को, सेक्शंस को याद भी कर सकते हो। उसके बाद वो किसको, वो DGFSLI को कांटेक्ट करेगा या फिर ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि वो क्लियर हो चुकी, वो श्योर शॉट हो चुकी कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में ये जो अकर हुआ है एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे ही नहीं, कोई मेजर्स लिए ही नहीं गए। तो वो क्या करेगी? वो DGFSLI को कांटेक्ट करेगी या फिर वो किसको कांटेक्ट करेगी? स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को, कि भाई आओ और ऐसे ले डाउन करो प्रॉपर मेजर्स को, सो दैट ये जो आज प्रॉब्लम हुई है ये आगे चल के फ्यूचर में ना हो। ठीक है, तो हमने कई सारे यहाँ पे एक्ट्स, ये हमने सेक्शंस की बातें करी हैं। नेक्स्ट आगे चल के हम एक और बात मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगी। ये वाली स्लाइड में आपको आई विल जस्ट शो इट टू यू। एंड इफ यू रिमेंबर कि हमने स्टार्टिंग में एक और बातें करी थी कि जब भी कोई भी एक्सीडेंट होता है हमारी फैक्ट्री में, तो उसके मेन दो ही कारण होते हैं। एक तो होता है अनसेफ कंडीशन और एक होता है अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन मतलब ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर के पार्ट पे, और अनसेफ एक्ट मतलब ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉई। भाई एम्प्लॉयर के पार्ट पे कैसे गैर जिम्मेदाराना वाला बिहेवियर हो गया है, कैसे अनसेफ कंडीशंस हो गई है, ऐसे इक्विपमेंट्स लगवा दिए जिसको कि गार्डिंग ही नहीं करवाई, जिसकी फेंसिंग नहीं करवाई। हमने पढ़ा था कि फेंसिंग ऑफ द मशीनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? हमें ऐसे डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स, टूल्स नहीं प्रोवाइड करवाने अपने वर्कर्स को, बिकॉज हमें पता है कि आगे चल के उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने ऐसा फॉल्टी लेआउट करवा दिया, जिस मशीनरी को यहाँ लगाना ही नहीं था, हमने उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लगा दिया कि हमारा प्रोडक्शन तेज होगा, अच्छा होगा, बट वी हैव नॉट लुक्ड इनटू द हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर्स।
ठीक है। वहां पे प्रॉपर लाइटिंग की फैसिलिटी नहीं थी, ऐसा बारीक काम था, ऐसी मशीनरी को हमें हैंडल करना था जिसमें किसी का हाथ आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी लाइटिंग की, वहां पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे स्मोक पूरा हो गया, इजंट इट। वो बिल्डिंग इतनी ज्यादा जर्क्स लेने के लिए रेडी ही नहीं थी। आपने टेस्ट नहीं करवाए, उसके सेफ्टी चेकअप नहीं करवाया अपनी बिल्डिंग का, अपनी फैक्ट्री का, और आपने वो हैवी मशीनरी वहां पे उसका लेआउट कर दिया, आपने उसको लगवा दी, और उस जर्क की वजह से क्या हुआ, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, वो गिर गई, इजंट इट। हम सब जानते हैं इस तरह, अरे न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस होते हैं जो कि इवन ओपनिंग से पहले ही वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। उनका सेफ्टी चेकअप तो आपने करवाया ही नहीं, उनके सेफ्टी चेक्स आपने बिल्कुल भी नहीं करवाए हैं, आपने हेल्थ सर्वे नहीं वहां पे ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर ये सारी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हादसे होते हैं। नेक्स्ट हम किस बारे में बातें करेंगे, अनसेफ एक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। अनसेफ एक्ट मतलब ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं ऐसा करूंगा, देखो सबसे पहले तो अगर सेफ्टी की बात हो रही है मेरी, तो मुझे खुद को अवेयर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरा ऐसा फिजिकल डिफेक्ट, मेरे में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, या मेरा ऐसा रॉन्ग एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर ऐसा ना हो कि मैं तो अपने सुपरवाइजर को फॉलो ही नहीं करूंगा। इतना ज्यादा मेरे अंदर रॉन्ग बिहेवियर है कि मैं किसी के अंडर बात सुनने को ही नहीं तैयार हूं। भाई आपको मना करा जा रहा है, आप इस पर्टिकुलर मशीनरी को मत ऑपरेट करो बिकॉज यू हैव नॉट रिसीव दैट ट्रेनिंग। इसके अलग आते हैं स्पेशलिस्ट, बट यू आर इन योर एटीट्यूड कि मेरे को सीखने की नहीं जरूरत, मैं इतना पुराना इंसान हूं इस कंपनी का, मैं कर सकता हूं। अब वहां पे हादसा हो गया क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन थी, आपको आइडिया ही नहीं था किस तरह से उसको चलाना है, वो रिवर्स करके चलती थी, साथ में आपका एक पैर चला गया, ठीक है, आपका हाफ बॉडी पार्ट इफेक्टेड हो गया। वाई? बिकॉज यू वर नॉट हैविंग द नॉलेज बट यू आर इन योर कॉन्फिडेंस एंड ओवर एटीट्यूड वाली चीज हो जाती है। ऐसा बिहेवियर था कि अपनी मुझे लीडर की बात नहीं सुननी है और उस वजह से खतरा हो गया, ठीक है। तो ये सारी कुछ गैर जिम्मेदारियां हो जाती है किसके पार्ट पे, एम्प्लॉय के पार्ट पे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे दो चीजें हम देखेंगे, ठीक है। नाउ टुमारो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट, हम लोग कल एक चीजों के बारे में बात करें जो कि है डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्यों बनाए जाते हैं, ये कहां से लिए गए हैं, फाइन। उसके बाद हम कई सारे आर्टिकल्स के बारे में भी बातें करेंगे, जैसे कि आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 39E क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 39F क्या कहता है, आर्टिकल 42 क्या कहता है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस को सी, आई विल बी ब्रिंगिंग अप सम क्वेश्चंस फॉर यू टू डिस्कस, बट सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताना ही मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जस्टिफाइबल होता है, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू हैव नॉट सॉल्व द क्वेश्चन एट ऑल। भाई एनटीए रिपीट थोड़ी करने वाला आपके क्वेश्चंस, कभी नहीं करेगा। हाँ वो कॉन्सेप्ट जरूर पूछ लेगा, ठीक है, उसने अगर वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन वहां पे रखा तो दैट मींस इट इज सम वे और द अदर रिलेटेड टू दैट थिंग। हमें पता है कि बिल्कुल वो एग्जैक्टली सेम वाली चीजें पूछता है जिसमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, तभी तो हमको आंसर में कंफ्यूजन होता है कि दो आंसर एक जैसे लग रहे हैं। तो आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन जो नहीं है उसको भी स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो यू रियली हैव टू लुक इनटू ऑल द ऑप्शंस एंड देन ओनली यू कैन you will just feel that yes I have directly solved all the questions, ठीक है। now इसके बारे में हम और बातें करेंगे। ओशा के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम बातें कर रहे हैं सेफ्टी की और स्टैंडर्ड्स की। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इवन एंड देन हम सेक्शन 23 की बातें करेंगे। अब नाउ सेक्शन 23 तो हमने बहुत पहले ही बातें कर ली थी। इट टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स, ठीक है। फिर सेक्शन 21 के बारे में देखेंगे, सेक्शन 22 एंड देन सेक्शन 24। इन सारी सेक्शंस के बारे में हम बातें कर चुके थे, बट नाउ वी वुड बी रिवाइजिंग एंड गोइंग थ्रू वंस अगेन in the form of question format. Now you will come to know कि मैं आपको क्यों वो चीज समझा रही थी। भाई इसलिए समझा रहे थे कि क्वेश्चन देखो यहां से टर्न अप हुआ है और ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है कि आगे भी इससे क्वेश्चन टर्न अप होगा। अभी क्वेश्चन सेक्शन 22 पूछा है, आगे चल के सेक्शन 24 पूछना ही पूछना है। तो ये सारे तो बनते हुए क्वेश्चन है जो दिखाई दे रहे हैं, फाइन। Along with this, I would also tell you the expected ones. आगे चल के आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। So just come well prepared, revised, and in the upcoming lecture we would be solving MCQs। हम बातें करेंगे because हमें पता हमारा पेपर जो है it is in the form of MCQ only। So हमने बहुत ज्यादा theories की देख ली है। Now we would be looking into all the questions वाला part, ठीक है।
So we will meet in the next lecture. So till then, bye bye.